हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट से जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। और ये वीडियो आपकी इंग्लिश मीडियम में होने वाली है, हिंदी मीडियम की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं, यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक पिन मैसेज दिखेगा, वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगी जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे फाइल्स को। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थियरी। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं इजी लैंग्वेज में। पॉलिटिकल थियरी है क्या, इसका नेचर कैसा होता है, इसका क्या स्कोप है। तो देखिए, पॉलिटिकल थियरी इज़ द स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि किस तरीके से सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से सोसाइटी को गवर्न करना है, उससे रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ होते हैं। बेसिकली आप ये मानो कि एक कमरे के अंदर अगर 10 लोग हैं, 10 अलग अलग थिंकर हैं, जैसे कि एक कोई कॉन्सेप्ट है राइट्स का है या फिर इक्वालिटी का है, तो हर किसी का अपना एक अलग वो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है उस कॉन्सेप्ट को लेके। तो जितने भी ये लोग अपने अपने बारे में जो भी अपनी राय रखेंगे उसी को आप पॉलिटिकल थ्योरी मान सकते हो। ये क्या है, आइडियाज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और इनको ही यूज़ करके सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है, सोसाइटी को गवर्न किया जाता है। सो इट एक्सप्लोर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट मेक्स अ गवर्नमेंट फेयर, यानी कि एक अच्छी गवर्नमेंट कैसी होती है, व्हाट राइट्स पीपल शुड हैव एंड व्हाट रोल पावर प्लेज इन अ सोसाइटी। जो पावर है, जो गवर्नमेंट है, उसका क्या रोल है सोसाइटी में, क्या राइट्स होने चाहिए लोगों के पास। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा आपको इसके नेचर के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सो सबसे पहली हेडिंग है इसकी फिलोसफिकल नेचर। पॉलिटिकल थ्योरी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी थिंकर्स हुए हैं वो फिलोसफर्स हैं, जो अपने जो टाइम की सोसाइटी में जो प्रॉब्लम रही हैं उनका वो सॉल्यूशन देते हैं या अपने आइडियाज़ देते हैं, अपनी फ़िलासफ़ीज़ देते हैं। ठीक है, तो उससे हमें हेल्प मिलती है काफ़ी ज़्यादा कि किस तरीके से उनके आइडियाज़ को आप अगर अप्लाई करोगे तो बहुत सी आज भी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओगे। थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल बिगिन एक्सप्लोरिंग दिस क्वेश्चन सेंचुरीज अगो। आप अगर बहुत पीछे जाओगे तो कुछ थिंकर हुए जैसे प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, इन्होंने बहुत से क्वेश्चंस वगैरह करना स्टार्ट करे कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है। सो सेटिंग द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी बाय क्वेश्चनिंग द नेचर ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, एक स्टेट का क्या रोल है, एक गुड गवर्नेंस कैसी होती है, ये सभी चीज़ों पे इन लोगों ने क्वेश्चन उठाया और उसके लिए जो अपना भी इनका आइडिया था वो भी इन्होंने बताया। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी एनालिटिकल और क्रिटिकल दोनों है, क्योंकि आप देखोगे ये बियॉन्ड डेफिनेशन एक चीज़ है, ये गवर्नमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करती है, उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों को देखेगी, जो लीडर है उसको भी देखेगी कि भाई उसका बिहेवियर कैसा है, और जो जितने भी उस वो कंट्री में इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उन सभी चीज़ों को देखेगी कि क्या बेस्ट हो सकता है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में क्या चीज़ें बेस्ट हैं। ये हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करती है पॉलिटिकल थ्योरी, फिर हमें उसका सॉल्यूशन देती है। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन्स इफ डेमोक्रेसी जेन्युइनली गिव्स पावर टू द पीपल और इफ इट ऑफन जस्ट बेनिफिट्स दोज इन अथॉरिटी, यानी कि डेमोक्रेसी में क्या वाकई में क्या कुछ ऐसा है कि जो लोग हैं उनके पास पावर होती है, या बेनिफिट उनको मिल रहा है जो लोग लीडर हैं, अथॉरिटी में हैं। तो ये एक क्वेश्चन आता है। सो दिस क्रिटिकल अप्रोच अलोज थ्योरिस्ट टू आइडेंटिफाई वीकनेस इन पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, जो भी उनकी वीकनेसेस होती हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में पॉलिटिकल थ्योरी हमारी हेल्प करती है। किस तरीके से उसको उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उस चीज़ को भी वो सजेस्ट करती है। अब आगे बढ़ें, नॉर्मेटिव नेचर। इसका मतलब होता है कि पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ अ नॉर्मेटिव साइड, यानी कि इसका मीनिंग होता है इट सजेस्ट हाउ थिंग्स ऑट टू बी रेदर देन जस्ट डिस्क्राइबिंग देम एज दे आर। यानी कि इसका काम सिर्फ ये नहीं है चीज़ों को एज इट इज़ डिस्क्राइब कर देना, बट ये बताती है पॉलिटिकल थ्योरी कि चीज़ों को कैसा होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन क्या है, एक अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, वो नॉर्मेटिव जो है नेचर है इसका वो बताता है। ठीक है, कि भाई कोई भी सोसाइटी है उसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये नहीं बताती हमें कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्या करना चाहिए वो पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताता है। फिर है फॉर इंस्टेंस, आपको मैं बताता हूँ, इट माइट से दैट अ जस्ट सोसाइटी शुड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स
ठीक है, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ सभी के साथ जस्टिस होता है, उसको सभी इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, यानी कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सभी को जो है राइट्स मिले। ये जो स्टैंडर्ड्स होंगे, अगर आप ये स्टैंडर्ड सेट करते हो कि जहाँ पे सभी को राइट्स मिल रहे हैं, सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, वही सोसाइटी एक जस्ट सोसाइटी है। बाय सेटिंग दीज स्टैंडर्ड्स, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफर अ विजन ऑफ बेटर सोसाइटी, मोटिवेटिंग एफर्ट्स फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म। यानी कि इन चीज़ों से अगर एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि भाई एक अच्छी सोसाइटी वही है जब सभी को राइट्स मिले, सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो इससे आप एक अच्छी सोसाइटी की तरफ रियलिटी में जा पाओगे। जब आप थ्योरी में ये सब चीज़ें पढ़ के जाओगे, जब उसको अप्लाई करोगे, तो आप इसी चीज़ पे तो वर्क करोगे ना कि सोसाइटी को बेटर करना है, तो सबको राइट्स देने हैं, सबको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो इससे क्या है, पॉलिटिकल और सोशल दोनों रिफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी का, तो पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल डायमेंशन। आप इसके अगर हिस्ट्री में जाओगे तो आपको बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हिस्ट्री में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप इनको पॉलिटिकल, ये जो आपका जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पोल थ्योरी, यहाँ पे भी पढ़ते हो। यानी कि जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आता है, लेकिन डेमोक्रेसी के जब आप उसको डीप में पढ़ने जाते हो तो आप उसकी हिस्ट्री देखते हो कि डेमोक्रेसी आई कैसे, वो स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी कैसी थी और वो धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुई, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, राइट्स कहाँ से इवॉल्व हुए ओवर द टाइम। आप अलग अलग थिंकर्स को पढ़ते हो, ठीक है, अलग अलग एराज के। आप जब हिस्ट्री में घुसोगे तो एक कार्ल मार्क्स का एरा आएगा, एक एरिस्टोटल का एरा होगा, जॉन लॉक का टाइम आएगा। तो इन सभी ने अपने अपने टाइम पे कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करे हैं उन कॉन्सेप्ट्स में, लाइक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स। पॉलिटिकल थ्योरी प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू हाउ पास्ट आइडियाज, ये पास्ट के आइडियाज कैसे टाइम टू टाइम इवॉल्व हुए, किस तरीके से आज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ये शेप करते हैं। यानी कि यही आइडियाज आज फ्रीडम, राइट, डेमोक्रेसी, ये आज भी तो है ना ये सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन ये एकदम से नहीं आए, ये टाइम से एकदम इवॉल्व होते रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। Understanding these historical shifts allows us to see the roots of current political institution and issues। जो आज की डेट में जो हमारे political institutions हैं, ठीक है, उनकी जो roots हैं उनको समझने में हमें मदद करती है political theory, और आज के जो challenges हैं उसको भी कैसे अच्छे से आप उसको टैकल कर सकते हो, और उसका वो solution जो है political theory हमें देती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, नेचर समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया। अब देखो इसका स्कोप समझते हैं क्या है। क्लैरिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है, उनकी डेफिनेशन सही से देती है। पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प इन डिफाइनिंग एंड क्लैरिफाइंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक फ्रीडम है, जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, अथॉरिटी है, पावर है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट में। इसको बहुत अच्छे से अगर समझना है तो यही एक सब्जेक्ट है जो आपको बता सकता है। दीज डेफिनेशंस आर एसेंशियल बिकॉज दे इन्फ्लुएंस हाउ पॉलिसीज आर क्राफ्टेड एंड व्हाट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इन गवर्नेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट आइडियाज अबाउट जस्टिस। आप जब जस्टिस का टॉपिक उठाओगे तो सिर्फ एक नहीं, आपको बहुत से डेफिनेशंस मिलेंगी, बहुत से थिंकर ने अलग अलग उसके बारे में बताया होगा। इट कैन लीड टू वेरियस पॉलिसी अप्रोचेस, यानी कि किसी के लिए राइट्स देना जस्टिस है, किसी के लिए सोसाइटी में इक्वलिटी आना जस्टिस है, किसी के लिए जो वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस है। हर किसी ने जस्टिस के ऊपर अलग अलग चीज़ें बताई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है गाइडेंस फॉर पॉलिटिकल कंडक्ट। पॉलिटिकल थ्योरी एक स्टैंडर्ड सेट करती है, ठीक है, कि आपको चाहे आप लीडर हो या आप सिटीजन हो, पॉलिटिकल थ्योरी आप दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। वो हमें बताती है, इट डिस्कसेस द क्वालिटीज दैट लीडर शुड एम्बडी, यानी कि एक लीडर में अच्छी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, लाइक ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट करना। ये सब चीज़ें पॉलिटिकल थ्योरी सिखाती है लीडर्स को। इट ऑल्सो एम्फेसाइज द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, और पॉलिटिकल थ्योरी ही आपको सिटीजन्स को भी ड्यूटीज भी बताती है आपकी, लाइक आपको वोट डालना है और आपको लॉज को फॉलो करना है, और जो आपके लीडर्स हैं जिनको आप इलेक्ट करते हो, ठीक है, वो आपके लिए अकाउंटेबल हो, आपको थोड़ा अवेयर रहना है। बाय सेटिंग एथिकल गाइडलाइंस, पॉलिटिकल थ्योरी प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल बिहेवियर एंड अ हेल्दी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। तो पोल थ्योरी का मेन रोल यही है कि एक अच्छा, एक हेल्दी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बने, और
चाहे लीडर हो चाहे सिटीजन हो, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, अपनी ड्यूटीज को समझें। फिर है इवेल्युएशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम्स। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है? पॉलिटिकल थ्योरी इवेल्युएट्स वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम। ये बताती है कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। डेमोक्रेसी अच्छी है, मोनार्की अच्छी है, अथॉरिटेरियनिज्म अच्छा है, फेडरलिज्म अच्छा है, दोनों में क्या उसकी दोनों चीज़ें, स्ट्रेंथ और वीकनेस, दोनों पे बात करती है पॉलिटिकल थ्योरी। सो इससे हमें पता चलता है। फॉर इंस्टेंस इट मे क्रिटिक अथॉरिटेरियन रिजीम। अथॉरिटेरियन रिजीम में क्या होगा? वो बंदा अपनी चलाएगा बस, ठीक है, जैसे वो हिटलर था, ठीक है, तो वो बस अपनी चलाता था। और ऐसे ही है किम जोंग, वो भी अपनी चलाता है, कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो और ऐसे ही ये जो पोल थ्योरी है ये डेमोक्रेसी को भी कभी कभी मतलब गलत बता सकती है, क्योंकि इसमें पॉपुलिज्म नाम से एक वर्ड आता है जिसको हीरो वर्शिप भी कहा जाता है, कि आप किसी नेता की बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा उसके फ़ैन बन जाते हो कि उसको ही सब कुछ मानने लग जाते हो। सो ये भी सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। तो ये दोनों चीज़ों पे पोल थ्योरी बात करती है, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एंड ऑल। इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ। जितने भी लॉ बनते हैं, जो पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं, वो इन्फ्लुएंस होती हैं पोल थ्योरी से, क्योंकि ये लॉज बनाने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए जो एक मोरल और एथिकल फाउंडेशन है वो पोल थ्योरी से ही मिलती है। कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस, इक्वालिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट पॉलिसी एरिया सच एज सोशल वेलफेयर, क्रिमिनल जस्टिस एंड सिविल राइट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जस्टिस और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ोगे, जब भी आप सोशल वेलफेयर और क्रिमिनल जस्टिस, सिविल राइट्स, ये सारे चीज़ों के ऊपर कुछ सोच पाओगे। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता उसका वो क्या है, तो आप क्या करोगे? फिर है फॉर एग्जाम्पल जॉन रोल्स idea of justice as fairness has influenced policies aiming to reduce inequality in education, healthcare and economic opportunity। जॉन रोल का जब आप जस्टिस वाला वो पढ़ोगे कॉन्सेप्ट, तो वो बताते हैं कि फेयरनेस बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप जब सोसाइटी में रहते हो तो कुछ भी ऐसा बायस्ड नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो, सभी चीज़ों में जो है इक्वालिटी होनी चाहिए। सो बाय प्रोवाइडिंग प्रिंसिपल्स पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प पॉलिसी मेकर्स क्रिएट लॉज। तो ये प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं पॉलिसी मेकर्स, उसके बेसिस पे ही पॉलिसीज को बनाया जाता है, ठीक है, ये बात इसमें यहाँ पे आएगी। सो अब हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एनकरेजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो पॉलिटिकल थ्योरी इनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम सिटीजन्स, ठीक है, एम्फेसाइजिंग दैट डेमोक्रेसी ओनली वर्क्स इफ सिटीजन्स आर इन्वॉल्व। तो पोल थ्योरी हमें ये बताती है कि एक अच्छी डेमोक्रेसी तभी वर्क करती है जब वहाँ के सिटीजन्स एक्टिव होंगे। अगर सिटीजन्स एक्टिव नहीं है, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, तो वो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है। सो इट टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, सिविक इंगेजमेंट एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी कि लोगों को भी अकाउंटेबल होना चाहिए, वोटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको पोल थ्योरी सिखाता है। By emphasizing civil duties, political theory contributes to a more engaged society। तो जब आप पोल थ्योरी पढ़ोगे, आपको अपनी ड्यूटीज़, सिविक ड्यूटीज़ पता चलेंगी, तो इससे और अच्छे से एक एंगेज्ड सोसाइटी बनेगी, जहाँ सभी जो मेंबर है सोसाइटी के, जो सिटीजन्स हैं, वो एंगेज रहेंगे हर चीज़ में, वेयर सिटीजन्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर कम्युनिटी एंड होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल। तो यहाँ पे पोल थ्योरी काम करती है। फ्रेमवर्क फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो पोल थ्योरी प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स वेदर दे आर बिटवीन इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और इवन कंट्रीज। हर तरीके के कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन पोल थ्योरी में आपको मिलेगा, क्योंकि पोल थ्योरी आपको वो प्रिंसिपल्स बताती है सच एज नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज, ये सब वो चीज़ें हैं जिससे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को आप मतलब ठीक कर सकते हो, ठीक है, कि भाई अगर ज़्यादा पंगा है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ये चीज़ें पोल थ्योरी में ही आपको पढ़ाई जाती हैं। सो इससे डिस्प्यूट्स जो होते हैं जितने भी, वो पीसफुली अच्छे से रिजॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्योरीज ऑफ सोशल जस्टिस कैन हेल्प मीडिएट बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी, यानी कि आप जब सोशल जस्टिस को पढ़ोगे तो जो सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको आप ठीक कर लोगे। While the theories of international relation can offer peaceful solution to global disputes, यहीं पे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज पढ़ोगे तो आपको ग्लोबल लेवल पे जो डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, उनको पीसफुली अगर उसको सॉल्यूशन करना है उसका,
तो वहाँ पे पोल थ्योरी आपको हेल्प करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। तो नेचर एंड स्कोप वाला आएगा, अगर वो नहीं आया तो ये वाला तो पक्का आएगा। ये है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी और इसके रिलेवेंस कंटेम्प्रेरी टाइम्स में। ठीक है, तो देखो पॉलिटिकल थ्योरी को दोबारा से बताना मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है इसका इंट्रो आपको। तो अब हम ये समझते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड ह्यूमन यूनिकनेस, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझो, ह्यूमन कैपेसिटी फॉर रिफ्लेक्शन एंड कम्युनिकेशन। देखो ह्यूमंस आर डिस्टिंक्ट बिकॉज दे कैन थिंक डीपली अबाउट देयर एक्शंस एंड चॉइसेस। हम थोड़े से अलग इसलिए हैं क्योंकि हम चीज़ों को सोच सकते हैं, अपने जो एक्शंस हैं सोच समझ के हम सब करते हैं, जब भी तो हम एनिमल से अलग है ना। अनलाइक एनिमल्स, ह्यूमंस यूज लैंग्वेज टू शेयर देयर थॉट्स। आप अपने बातों को बताने के लिए, थॉट्स को बताने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, क्या फेयर है। अब मैं आपको बताता हूं कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कोर क्वेश्चंस क्या उठते हैं। अगर आप देखोगे, देखो पॉलिटिकल थ्योरी बहुत से क्रिटिकल क्वेश्चंस जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड है आज भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने जो टाइम में ये सब काम की चीज़ें थी आज नहीं है, नो, पोल थ्योरी आज भी रिलेवेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी मींस हाउ शुड वी स्ट्रक्चर सोसाइटी फॉर फेयरनेस एंड फंक्शनैलिटी। सोसाइटी कैसी होनी चाहिए ये आपको पोल थ्योरी बताती है। नीड फॉर गवर्नमेंट, यानी कि व्हाई डू वी इवन नीड अ गवर्नमेंट। ठीक है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी, मोनार्की या अनदर कोई और कुछ सुटेबल, या फिर लिमिट्स ऑफ लॉ ऑन फ्रीडम, यानी कि डज हैविंग लॉज रिस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम और आर दे नेसेसरी फॉर ऑर्डर। ठीक है, ये सारे कुछ ऐसे मतलब क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ पोल थ्योरी ही आपको दे सकती है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड सिटीजन्स। एक स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या ड्यूटीज हैं। सो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमेशा रिलेवेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मतलब एक बार ही इसका आंसर मिल गया तो बस, ये हर दिन ये सवाल उठते हैं कि क्या सही है। सो बाय एड्रेसिंग दीज क्वेश्चंस पोल थ्योरी हेल्प्स डिफाइन व्हाट वैल्यूज लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस मीन एंड व्हाई दे आर एसेंशियल। ये चीज़ों की क्या वैल्यू है, इनका मीनिंग क्या है और ये क्यों एसेंशियल है, ये हमें पोल थ्योरी टाइम टू टाइम बताती है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे प्लेटो ने क्या बोला है पोल थ्योरी के बारे में। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको दिखेगा प्लेटो सॉ पॉलिटिकल थ्योरी एज अ सर्च फॉर द आइडियल जस्ट सोसाइटी। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी आपको बताती है एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, एक जस्ट सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। एंड ही बिलीव दैट द बेस्ट रूलर्स आर वाइज एंड वर्चुअस फिलोसफर किंग्स। ठीक है, फिर वहीं एरिस्टोटल क्या बताते हैं, इसको भी समझो। एरिस्टोटल व्यूड पॉलिटिकल थ्योरी एज अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। यानी कि एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है, वो है पोल थ्योरी। एंड ही एम्फसाइज फाइंडिंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू एंश्योर हैप्पीनेस एंड वेलबींग फॉर ऑल सिटीजन। सभी लोग खुश रहें, सभी का भला हो, इसके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, वो हमें बताती है पॉलिटिकल थ्योरी। अब अगला है मकैवली। मकैवली सॉ पॉलिटिकल थ्योरी एज द स्टडी ऑफ पावर, यानी कि पावर, स्टेट, इसकी स्टडी को पोल थ्योरी कहते हैं। ही बिलीव लीडर्स शुड यूज एनी मीन्स नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन द स्टेट। यानी कि जो एक लीडर है ना, उसको किसी भी तरीके से अपने स्टेट में स्टेबिलिटी और ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। वहीं हॉब्स कहते हैं, हॉब्स फोकस्ड ऑन द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एंड ही आर्ग्यूड दैट विदाउट रूल्स ह्यूमंस वुड फॉल इनटू केओस। यानी कि अगर रूल्स नहीं होंगे तो भाई लड़ाई झगड़ा, पंगा, दंगे फसाद, ये सब होगा। सो पॉलिटिकल थ्योरी शुड प्रमोट सिक्योरिटी एंड सोशल ऑर्डर। सो ये चीजें आप याद रखिएगा। फिर है पॉलिटिकल थिंकर। यहां पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल थिंकर्स एंड एनालिसिस। सो समझते हैं ये टॉपिक क्या कहता है। Political theory studies past and present thinkers who shaped ideas about politics and society such as Plato, Rousseau and Gandhi। यानी कि पोल थ्योरी में पास्ट में जो थिंकर हुए, प्रेजेंट में जो थिंकर हैं, सभी को मिला जुला कर सभी के थॉट्स को पढ़ाया जाता है। इट एग्जामिन्स हाउ दीज आइडियाज आर अप्लाइड इन मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस। यानी कि इन सभी लोगों ने जो आइडियाज दिए उनको आज की डेट में कैसे अप्लाई किया जाता है, स्कूल्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में,
ठीक है, लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें आज आप देखते हो ना कि आप इक्वालिटी है अगर वो कॉन्सेप्ट, तो मतलब इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है जब भी तो आपको क्लास में इक्वल समझा जाता है। आप पढ़ रहे हो, लड़का लड़की साथ बैठे हैं पढ़ रहे हैं, इट मीन्स उनको वो फ्रीडम है। पहले नहीं थी फ्रीडम, कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ठीक है। तो ये चीज़ें आज भी अप्लाई हो रही हैं। ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस प्रोफेशंस, पोल थ्योरी इज रिलेवेंट टू वेरियस प्रोफेशंस, ये कई सारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है, लॉ से भी रिलेटेड है, टीचिंग से भी रिलेटेड है, जर्नलिज्म से भी रिलेटेड है, एज इट हेल्प्स प्रोफेशनल्स अंडरस्टैंड एंड शेप सोसाइटी, यानी कि प्रोफेशनल्स को बहुत हेल्प करता है ये सोसाइटी को समझने में। फिर है इवन फॉर स्टूडेंट्स पॉलिटिकल नॉलेज इज बेनिफिशियल, आप अगर एज स्टूडेंट भी अगर पोल थ्योरी पढ़ते हो तो बहुत यूजफुल है, ठीक है। जस्ट एज अर्थमेटिक इज यूजफुल इवन इफ वन डजंट बिकेम अ मैथमेटिशियन, यानी कि अर्थमेटिक यूजफुल होता है, आप मैथमेटिशियन बनो या ना बनो, वैसे ही आप पॉलिटिकल थिंकर बनो या ना बनो, बट पोल थ्योरी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनोगे एज अ फ्यूचर सिटीजन, अगर आप अगर खुद को देखते हो तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल पॉलिटिकल आइडियाज़ को समझना चाहिए और मतलब पोल थ्योरी को पढ़ना चाहिए। नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इनेबल्स रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन इन डिस्कशंस, आपके पास अगर पोल थ्योरी की नॉलेज है तो आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे, आप पार्टिसिपेट करोगे डिस्कशंस में, वोटिंग में और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ एन इन्फॉर्म सिटीजनरी, यानी कि आपने अगर पोल थ्योरी पढ़ी है, आप अगर एजुकेटेड हो तो आप पॉलिटिशियंस को और अकाउंटेबल बना सकते हो, क्योंकि पॉलिटिशियंस अक्सर उसी को ही पागल बनाते हैं जो कि एजुकेटेड नहीं होते। अगर आप एजुकेटेड हो, आपको पता है, सो जस्ट एज अ नॉलेजेबल ऑडियंस इंस्पायर्स अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम म्यूजिशियंस, यानी कि अगर किसी को म्यूजिक की नॉलेज है और तो वो ऑडियंस अगर म्यूजिक की नॉलेज रखती है तो म्यूजिशियन भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब अगर भाई जनता को ही नहीं पता कि म्यूजिक क्या है कैसा है तो म्यूजिशियन भी कुछ भी करके चला जाएगा। सो सेम होता है लीडर्स के साथ भी। अगर आपको अगर आप एजुकेटेड हो, पोल थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन है, सब पता है, तो लीडर भी आपको पागल नहीं बना सकते। प्रैक्टिकल रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, सो जैसे कि फ्रीडम है, इक्वालिटी है, ये आपकी डेली लाइफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है एज पीपल एक्सपीरियंस और विटनेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस सेटिंग्स, यानी कि अलग अलग जगहों पे आपने भी फील किया होगा, फैमिली में, स्कूल में, वर्क प्लेसेस पे आप बहुत बारी डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते हो, तो ये भी आप देख सकते हो पॉलिटिकल थ्योरी से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। वैल्यू ऑफ डिबेटिंग स्किल्स, पोल थ्योरी पढ़ के और कुछ आए ना आए, डिबेट तो आप ज़रूर कर लोगे, ठीक है। आप किसी के भी सामने खड़े हो जाओगे, आप अपने अगर पोल थ्योरी की चीज़ें पढ़ रखी है ना तो आप सामने वाले को चुप करवा सकते हो। सो आप अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। और बाय लर्निंग टू आर्ग्यू रीजनेबली, यानी कि आप अच्छे रीजंस दे पाओगे और आर्ग्यूमेंट ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो, आप जब बोलोगे तो उसके पीछे का रीज़न भी बताओगे। तो स्टूडेंट्स कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अगर आप पढ़ते हो तो आप अच्छे से कम्युनिकेट करोगे। डिस्कशंस अगर हो रही हैं जस्टिस पे, इक्वालिटी पे या कोई भी पॉलिटिकल बात पे तो आपकी बात ज़्यादा अच्छी लगेगी। सॉल्व्स मॉडर्न प्रॉब्लम्स, यानी कि जो आज की प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज, प्राइवेसी कंसर्न्स, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, और ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पोल थ्योरी आपको देता है, ठीक है। आप अगर अच्छे से पोल थ्योरी पढ़ते हो। प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड राइट्स, सो जो पोल थ्योरी है वो आपको हमेशा रिमाइंड करवाता है कि डेमोक्रेसी क्यों इम्पोर्टेंट है, इंडिविजुअल राइट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, हेल्पिंग अस रिकॉग्नाइज एंड स्टैंड अगेंस्ट एनी अनफेयर ट्रीटमेंट और अब्यूज ऑफ पावर, यानी कि कोई गलत पावर का यूज़ करता है, अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है तो आपको वो पकड़ में आ जाएगा, वो पहचान में आ जाएगा कि अगर आपने पोल थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा ना कि गवर्नमेंट की कितनी पावर है, स्टेट के पास जो पावर है वो कैसे उसको यूज़ करेगा। प्रमोट्स ग्लोबल कोऑपरेशन, पोल थ्योरी आज की दुनिया में आपको पता है कनेक्टेड वर्ल्ड है, सभी कंट्रीज चाहती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, तो पोल थ्योरी सपोर्ट्स पीसफुल कोऑपरेशन, यानी कि सभी कंट्रीज पीसफुली एक दूसरे को कोऑपरेट करें, कनेक्टेड रहें, ठीक है, एक स्टेबिलिटी रहे, एक यूनिफाइड ग्लोबल सोसाइटी बने, तो उसमें पोल थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिबर्टी, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो समझते हैं, आइए, लिबर्टी का मतलब क्या है। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। अब ये फ्रीडम किस चीज़ से है और किसने इसके बारे में क्या बोला है ये हमें समझना है। सो लिबर्टी इन सिंपल टर्म्स मीन्स द फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ओन विल, अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर पा रहे हो वो आपकी लिबर्टी है, विदाउट एक्सेसिव कंट्रोल फ्रॉम अदर्स, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो चीज़ कर रहे हो।
सो लिबर्टी इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन मैनी सोसाइटीज, यानी कि सोसाइटी में, सोसाइटी जब भी बनेगी ना जब लिबर्टी होगी। अब लोगों को आप स्लेव बनाकर रखोगे तो वो सोसाइटी थोड़ी होगी। सोसाइटी का मतलब ही यही है कि वहां आप लोगों को वो लिबर्टी है कुछ भी करने की, बिकॉज इट्स बिलीव दैट इंडिविजुअल्स शुड बी फ्री टू परस्यू देयर ओन गोल्स, बिलीव्स एंड हैप्पीनेस। जिसमें उसको खुशी मिलती हो, जो उसको करना है वो करने के लिए बंदा फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपको लिबर्टी का कॉन्सेप्ट सिखाता है। हाउएवर डिफरेंट थिंकर्स हैव इंटरप्रेटेड लिबर्टी इन वेरियस वेज। हर किसी ने अलग अलग बारे में, मतलब लिबर्टी के बारे में अलग अलग बातें बताई हैं। किसी ने इसको नेगेटिव लिबर्टी के साथ जोड़ के बताया, किसी ने पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बताया। पहले मैं आपको नेगेटिव लिबर्टी बताता हूं क्या होती है। ठीक है, लिबर्टी तो समझ आ गया कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन नेगेटिव ये कब हो जाती है? देखो, नेगेटिव लिबर्टी इज द फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय अदर्स, यानी कि कोई आपको रोक टोक नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं रोकेगी, कोई सोसाइटी में कोई नहीं रोकेगा, कोई अथॉरिटी आपको नहीं रोकेगी। एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, कोई मतलब कोई रुकावट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। आप जो एक्शन लेना चाहो वो आप ले रहे हो। सो ये नेगेटिव है। अब भाई आप रोड पे चलते हुए किसी का सर फोड़ दोगे, किसी को गाली दे दोगे, किसी को धक्का मार दोगे, किसी को कुछ भी कर दोगे, तो ये तो नेगेटिव है ना। आप ये थोड़ी बोल दोगे भाई मेरी तो यार लिबर्टी है, मैं तो फ्रीडम, मतलब मेरे को फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये गलत है। ठीक है, आप ये सब नहीं कर सकते। हु गेव दिस कॉन्सेप्ट? तो नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो है ईजा बर्लिन ने दिया। ये पहले वो मतलब थिंकर हैं जो कि नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हमारे सामने। हाउएवर यही आइडिया आगे और भी थिंकर्स ने एक्सप्लोर किया, लाइक जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, जीएस मिल ने तो अपना एक ऐसे लिखा था ऑन लिबर्टी नाम से। ठीक है, आपने कभी 11th में भी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी है ना बुक, अगर सेकंड वाली बुक थी तो उसमें भी ये एक चैप्टर था छोटू सा, मतलब जहाँ पे मतलब छोटा सा, तो उसमें मतलब ये था दिया हुआ। फिर है हु आर्ग्यूड फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी कि ये जो जॉन लॉक और जेएस मिल हुए हैं, इन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर ना करे और हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, फ्रीडम मीन्स नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी के अंदर अगर आप इसका मीनिंग समझो तो वो सिंपल सा यही है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। यू आर फ्री इफ नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू वांट। कोई आपको रोकने नहीं आ रहा, आपको जो करना है वो करो, एज लॉन्ग एज इट डजंट हार्म अदर्स। ठीक है, अब वो ये है कि भाई सामने वाले को आप किसी को यार ऐसा नुकसान मत पहुंचाओ। तो यहाँ पे जो फोकस है वो ये कहता है द फोकस हेयर इज ऑन प्रोटेक्टिंग पर्सनल बाउंड्रीज एंड द स्टेट और सोसाइटी शुड नॉट इंटरफेयर इन अ पर्सनस चॉइस। अब इन लोगों ने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया। ये कहते हैं स्टेट को या गवर्नमेंट को ना, या अथॉरिटीज़ को किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अनलेस वो मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। ठीक है, अगर नुकसान पहुंचा रहा है तब तो इंटरफेयर करो, अगर जो वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो आपको किसी के भी फ्रीडम को ऐसे बीच में जाके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी इज ऑफन एसोसिएटेड विद राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी में बहुत सी चीज़ें आती हैं। आपको बोलने का राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहे हो, आपका राइट टू प्राइवेसी है, आप अपनी चीज़ें प्राइवेट रख रहे हो। पीपल विद नेगेटिव लिबर्टी कैन मेक चॉइसेस विदाउट नीडिंग परमिशन, जो लोग नेगेटिव लिबर्टी को मानते हैं वो विदाउट परमिशन कुछ भी कर सकते हैं, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा उनके ऊपर। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, अब मैं आपको मेन हेडिंग्स बता देता हूँ नेगेटिव लिबर्टी पे आपको क्या लिखना है। सबसे पहला है नॉन इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। नो वन शुड इंटरफेयर विद योर एक्शंस एज लॉन्ग एज दे डोंट हार्म अदर्स। ठीक है, और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, लोग जो है वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा। मिनिमल स्टेट रोल, यानी कि गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड होगा, बहुत कम। ठीक है, और कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे ज़्यादा। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ थिंकर्स कौन कौन से हैं, जब आप इस आंसर लिखोगे तो इनका नाम ज़रूर लिखना, जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल और ईजा बर्लिन। इन सभी ने बोला है कि नेगेटिव लिबर्टी जो है अलाउज पीपल टू मेक पर्सनल चॉइसेस विदाउट इंटरफेरेंस। तो वो मानते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया, जॉन लॉक है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, ईजा बर्लिन है। ठीक है, ये नेगेटिव लिबर्टी के बारे में लिखते हैं। अब हम आएंगे अपनी पॉजिटिव लिबर्टी के टॉपिक पे, तो हम समझते हैं पॉजिटिव लिबर्टी क्या है।
तो देखिए, पॉजिटिव लिबर्टी इज द फ्रीडम टू अचीव वंस पोटेंशियल एंड एक्ट अपॉन वंस ट्रू विल। जो आप करना चाहते हो, ठीक है, आपको पूरी फ्रीडम है भाई, और इट्स अबाउट हैविंग द रिसोर्सेज। आपको रिसोर्सेज मिले, आपको सपोर्ट मिले, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जिससे आप अपने पर्सनल गोल्स तक पहुँचें, ठीक है, और जो भी आपका प्लान है यार, आप वो अच्छे से उसको पूरा कर पाएँ। ये जो पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया? तो ईजा बर्लिन ने नेगेटिव वाला तो कॉन्सेप्ट दिया ही था, लेकिन साथ के साथ में पॉजिटिव लिबर्टी का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। ऑल्दो इट हैड रूट्स इन द राइटिंग ऑफ फिलोसफर्स लाइक जीन जैक रूसो एंड GWF हीगल। तो इसके साथ साथ आप ईजा बर्लिन का नाम तो दोगे ही, और ये एक दो और थिंकर हैं, इनका नाम भी ऐड करोगे जब आप पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बता रहे होगे, ठीक है। फिर इसके बाद है दीज थिंकर्स बिलीव दैट, ये मानते हैं कि ट्रू फ्रीडम मीन्स हैविंग द पावर एंड मीन्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ऑन पोटेंशियल एंड टू फुलफिल वंस गोल, जैसा कि पीछे भी ये लाइन आई थी, ठीक है। इन थिंकर का ये मानना है। सो पॉजिटिव लिबर्टी फोकसेस ऑन द एबिलिटी टू एक्चुअली डू और बी वट यू वॉन्ट टू बी। आप जो बनना चाहते हो, जो आप हो, ठीक है, वो आप कर पाओ। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एब्सेंस ऑफ बैरियर्स, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी तो यही कहती है कि भाई बस कोई बैरियर ना हो, कोई इंटरफेयर ना करे, और उसी को आप जो है नेगेटिव लिबर्टी मानते हो। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी ये कहती है कि आपको एजुकेशन भी मिले, आपको अच्छी हेल्थ केयर भी मिले, इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिले, और ये सब चीज़ें जोड़कर आपको लिबर्टी मिले, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें उसमें। सो इन पॉजिटिव लिबर्टी फ्रीडम इजंट जस्ट अबाउट बीइंग लेफ्ट अलोन, यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी बस ये नहीं कहती कि बस फ्रीडम यही है कि हाँ भाई आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करो, लेकिन ये है कि आप उस चीज़ के लिए इतने वो इनेबल आपको वो करे कि आप अपने गोल्स तक पहुंच पाओ। सो दिस टाइप ऑफ फ्रीडम ऑफन रिक्वायर्स गवर्नमेंट और सोसाइटी, यानी कि इसमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट आपको एजुकेशन देगी, हेल्थ केयर और बाकी चीज़ें सपोर्ट, ठीक है। सोसाइटी से आपको वो सपोर्ट मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब भी आपको ये सही मायने में आप कह सकते हो कि पॉजिटिव जो लिबर्टी है वो मिलेगी। अब मैं आपको पॉजिटिव लिबर्टी के कुछ कोर प्रिंसिपल्स बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे एनेबलिंग कंडीशंस, यानी कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़। एक सेकंड रुक। तो पॉजिटिव लिबर्टी के कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, वो हम समझ लेते हैं जो आपको अपने आंसर में लिखने हैं। तो सबसे पहला है इनेबलिंग कंडीशन, यानी कि आपको सिर्फ लिबर्टी नहीं देनी है, बल्कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज भी देने हैं जिससे कि आपको हेल्प मिले अपने गोल्स तक पहुंचने में, ठीक है। दूसरा है सेल्फ मास्टरी, यानी कि ट्रू फ्रीडम इंक्लूड्स हैविंग कंट्रोल ओवर वंस लाइफ एंड चॉइसेस विच कैन समटाइम्स मीन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स विद इन वन सेल्फ लाइक इग्नोरेंस और पॉवर्टी। यानी कि यही है कि भाई ट्रू फ्रीडम वही है कि आप अपनी लाइफ में आपका पूरा कंट्रोल है, आपको जो मन करता है वो आप कर पा रहे हो, ठीक है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। और इसमें ऑब्स्टेकल जो है ना, वो बेसिकली पॉवर्टी वाला, आप वो एक एग्जांपल दे सकते हो कि जो पॉवर्टी है वो नहीं होगी अगर गवर्नमेंट हेल्प करेगी, तो आपको सही मायने में वो पॉजिटिव लिबर्टी है आपके लिए। एक्टिव रोल ऑफ स्टेट, अब पॉजिटिव लिबर्टी स्टेट का एक्टिव रोल यहाँ पे बताती है कि गवर्नमेंट है या सोसाइटी है वो सपोर्ट करे इंडिविजुअल्स को, ठीक है, तभी वो एक अच्छी फ्रीडम है, वरना नहीं है। तो इसमें थिंकर्स के नाम अगर लिखने हैं तो जीन जैक रूसो, हीगल, इवन कार्ल मार्क्स भी मानते हैं कि दैट फ्रीडम इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो उसी को फ्रीडम कह दिया, नहीं, आपको लोगों को एम्पावर भी करना है, आपको लोगों को रिसोर्सेज भी देने हैं, लोगों को हेल्प भी करनी है। तो सब जोड़ जाड़ के ये ऐसा बताते हैं। तो की डिफरेंसेस क्या है, बड़े बड़े मेन वो आपको बता दूं। सो नॉन इंटरफेरेंस वर्सेस एम्पावरमेंट, नेगेटिव लिबर्टी कहती है कि कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई आपको रोके ना, जो आपको करना है वो करो। वहीं पॉजिटिव लिबर्टी कहती है एम्पावरमेंट करो, ठीक है, लोगों को वो सपोर्ट दो, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दो, जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट करें, अपने गोल्स तक पहुँचें। फिर है मिनिमल स्टेट वर्सेस एक्टिव स्टेट, जो नेगेटिव लिबर्टी है वो कहती है स्टेट का रोल बहुत मिनिमल होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। और वहीं पॉजिटिव लिबर्टी कहती है स्टेट का बहुत एक्टिव रोल होता है और वो लोगों को रिसोर्सेज देता है। और फ्रीडम फ्रॉम वर्सेस फ्रीडम टू, ये तीसरा पॉइंट है। इसका मतलब है नेगेटिव लिबर्टी इज अबाउट फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, यानी कि कोई इंटरफेयर ना करे। पॉजिटिव लिबर्टी इज अबाउट फ्रीडम टू परस्यू एंड अचीव वंस पोटेंशियल। तो ये आप डिफरेंसेस याद कर लेना और आपका आंसर पूरा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस की जो जॉन रॉल्स की थ्योरी है उसको हम समझेंगे। ये देखिए, ये फोटो है जॉन रॉल्स की, और अभी जस्टिस के ऊपर क्या कहते हैं इसको हमें समझना है, ठीक है। सो देखिए, जॉन रॉल्स थ्योरी कॉल्ड जस्टिस एज फेयरनेस इज अबाउट हाउ टू क्रिएट अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। जॉन रॉल अपनी थ्योरी में बताते हैं एक अच्छी सोसाइटी कैसी होगी, फेयर, जहाँ पे कुछ भी अनफेयर नहीं होता है, या एक जस्टिस वाली सोसाइटी आप किसको कहोगे। सो वो मानते हैं गिव्स एवरीवन बेसिक राइट्स, सबको एक बेसिक राइट्स मिले, फ्रीडम मिले इक्वली, एंड इनइक्वालिटी ना हो, ताकि सभी मेंबर्स को आप मतलब इक्वली सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। रिड्यूसेस इनइक्वालिटी सो दैट इवन द लीस्ट फॉर्चुनेट मेंबर ऑफ सोसाइटी बेनिफिट। यानी कि अगर कोई सोसाइटी का ऐसा इंसान है जो बहुत लीस्ट फॉर्चुनेट है, कोई मान लो गरीब ही है, उसको भी उन चीज़ों का राइट्स हो या कोई भी चीज़ें उनका बेनिफिट मिले। तो जॉन रॉल्स ने यहाँ पे लोगों को बताया है, रॉल सजेस्ट दैट पीपल विल एग्री ऑन फेयर रूल्स फॉर सोसाइटी इफ दे मेड डिसीजंस इन अ फेयर वे। यानी कि अगर आप डिसीजन फेयरली लोगे, ठीक है, तो आप रूल्स भी अच्छे से फेयर बना पाओगे। तो इसके लिए उन्होंने दो आइडियाज़ दिए हैं। सबसे पहला आइडिया है जिसको कहा जाता है द ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो देखिए, ये एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट है। सो यहाँ पे ये कहते हैं, मैं आपको फोटो से समझाऊंगा। देखो, अब ये सारे लोग खड़े हैं, अब इनके ऊपर एक पर्दा डाल दिया जाए, ठीक है, और इनका पूरा फेस कवर कर दिया जाए, और अब इनको पता नहीं है कि इनके आसपास कौन खड़ा है, इनका फैमिली मेम्बर है, इनका दोस्त है, या वो कोई सेलिब्रिटी है, या वो गरीब इंसान है। अब इनको बोला जाए अब आप रूल्स बनाओ सोसाइटी के लिए, तो ये जो भी अपना रूल्स, ये जो भी ये कुछ बनाएंगे वो बिल्कुल फेयर होगा, क्योंकि इनको दिख तो रहा नहीं है, तो ये किसी के साथ कुछ ऐसा इनजस्टिस नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर इनको किसी के साथ जस्टिस करना है, ठीक है, तो या किसी को कोई वर्डिक्ट देना है, तो अगर इनके फेस पे पूरा कवर्ड होगा, ये सामने देख नहीं पाएंगे कि ये किसको वो मतलब वर्डिक्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये फेयरनेस दिखेगी कि बाइसनेस नहीं होगी इसमें। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो ओरिजिनल पोजीशन क्या है? अब इसमें दो चीज़ें हैं। देखो, द ओरिजिनल पोजीशन इज अ थॉट एक्सपेरिमेंट, अ वे टू इमेजिन अ फेयर सेटअप। आपको जस्ट एक इमेजिन करना है, ठीक है, कि थिंक अबाउट दिस एज अ गेम। ये एक गेम है वेयर पीपल कम टुगेदर, जहाँ सभी लोग आते हैं, मेक द रूल्स ऑफ सोसाइटी, और सभी लोग मिलकर सोसाइटी के लिए रूल्स बनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा एक ट्विस्ट है कि सभी के आंखों पे एक पर्दा है। सभी लोग आएंगे, सोसाइटी के रूल्स बनाएंगे, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो आंखों पे पर्दा रहेगा, उनको दिखेगा नहीं कि वो सामने वाला कौन है और वो रूल्स कैसे बना रहे हैं। सो व्हाट इज द वेल ऑफ इग्नोरेंस? ये आपको फोटो से तो मैंने समझा ही दिया है। सो द वेल ऑफ इग्नोरेंस मीन्स यू नो नथिंग अबाउट योर सेल्फ इन दिस सिनेरियो। आपको अपने बारे में भी नहीं पता, एंड यू डोंट नो कि आपका जेंडर क्या है, आपका रेस, सोशल क्लास, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या है, प्रेफरेंस क्या है, आप रिच हो, पुअर हो, कुछ नहीं पता। आप एक पर्दे के पीछे हो, सिंपली आपको रूल बना देने हैं। तो इसी को उन्होंने जस्टिस माना है, ठीक है। सिंस यू डोंट नो योर फ्यूचर पोजीशन, आपको पता नहीं है कि आप क्या हो, अमीर हो, गरीब हो, या क्या आपकी सोशल स्टेटस है, सो यू वुड वांट टू क्रिएट रूल्स दैट आर फेयर टू एवरीवन। आप ऐसे ही रूल बनाओगे ना जो सभी के लिए फेयर हो। दिस इज बिकॉज बिहाइंड द वेल यू डोंट नो इफ यू विल एंड अप वेल्दी और पुअर। आपको पता नहीं है ना, आप पर्दे के पीछे हो, कि आप अमीर बनोगे या गरीब बनोगे, पावरफुल होगे या पावरलेस होगे। तो आप ऐसा ही रूल बनाओगे ना जो सभी को इक्वली जो है बेनिफिट करे, सोसाइटी में एक फेयरनेस आए और सभी के लिए वो रूल सेफ हों। तो ये इन्होंने बताया है। तो इसका पर्पस क्या था? सो द वेल ऑफ इग्नोरेंस मेक श्योर दैट यू थिंक अबाउट फेयरनेस फ्रॉम अ न्यूट्रल परस्पेक्टिव। यानी कि आप सोसाइटी में जब रूल्स बनाने की बात हो रही है तो आप न्यूट्रल परस्पेक्टिव से सोच रहे हो, और कोई विदाउट बीइंग बायस्ड बाय योर पर्सनल इंटरेस्ट। आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, आप बायस्ड नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा द टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ इन्होंने बताई है। जॉन रॉल्स कहते हैं इफ पीपल वर डिसाइडिंग द रूल्स ऑफ सोसाइटी इन द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन में अगर आप होते, अगर वेल ऑफ इग्नोरेंस नहीं होता, तो ऐसे में आप क्या करोगे फिर? सो ऐसे में यहाँ पे ये दो पॉइंट बताते हैं। पहला है फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि है इक्वल बेसिक लिबर्टीज, यानी कि सभी को बेसिक लिबर्टी हो, फ्रीडम, सभी को जो एक बेसिक फ्रीडम है, इक्वल बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, फ्रीडम्स मिलने चाहिए। दिस मीन्स दैट आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू वोट, है ना, ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मिलनी ही मिलनी चाहिए अगर वेल ऑफ इग्नोरेंस नहीं है।
क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल राइट्स हैं एंड कैन नॉट बी टेकन अवे, ठीक है। सो रॉल्स बिलीव दैट दीज बेसिक फ्रीडम्स आर एसेंशियल फॉर फेयर सोसाइटी। अगर आपको सोसाइटी में फेयरनेस चाहिए तो ये चीज़ें होनी ही चाहिए और इक्वली सबके पास होनी चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल ये बताते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, द डिफरेंस प्रिंसिपल भी इसको कहा जाता है। तो ये कहते हैं फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको सभी लोगों को फेयर तरीके से अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आपको चांसेस सबको इक्वल मिले। ये नहीं है कि किसी को चांस मिल रहा है किसी को चांस नहीं मिल रहा, वो उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आगे बढ़ने का चांस सभी को मिलना चाहिए। फॉर इंस्टेंस ऑल किड्स शुड हैव एक्सेस टू गुड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सभी जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ केयर मिले। सो एवरीवन हैज़ अ रियल अपॉर्चुनिटी टू परस्यू देयर ड्रीम्स, ठीक है। फिर सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ऐसे में ये जॉन रॉल्स ने दो ऑप्शंस दी हैं, या तो वेल ऑफ इग्नोरेंस है कि भाई आप वो आंखों पे पर्दा रखो फिर रूल्स बनाओ तो वो एक सोसाइटी सही हो सकती है, या फिर ये है। और डिफरेंस प्रिंसिपल ये कहता है इनइक्वालिटीज लाइक हायर इनकम फॉर सब जॉब्स। आपने देखा है कुछ कुछ जॉब्स में बहुत ज़्यादा इनकम होती है, कुछ कुछ में बहुत कम इनकम होती है। सो इनइक्वालिटीज आर ओनली एक्सेप्टेबल इफ दे हेल्प द लीस्ट एडवांटेज्ड मेंबर ऑफ सोसाइटी। दिस मीन्स दैट पीपल हु अर्न मोर और हैव मोर पावर शुड बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल। यानी कि जो लोग ज़्यादा अर्न करते हैं उनको जो लोग लेस फॉर्चुनेट है उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सोशलिज्म से भी जुड़ता हुआ है ये पॉइंट, कि वो भी यही कहते हैं, है ना, कि भाई ज़्यादा कोई मतलब अर्न कर रहा है तो वो मतलब पहली बात तो वो ज़्यादा अर्न करे ना, वो सबको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हायर सैलरीज फॉर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर अलाउड बिकॉज दीज रोल्स बेनिफिट सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। डॉक्टर इंजीनियर्स अपने एसेंशियल सर्विसेज देते हैं सोसाइटी को। सो इवन द लीस्ट एडवांटेज बेनिफिट फ्रॉम हैविंग गुड डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स अवेलेबल टू देम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ये वाला डॉक्टर और इंजीनियर वाला। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है और इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। अब लेकिन आप अगर बात करो रोल की, ये जो थ्योरी है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो ये फेयरनेस पे फोकस करती है। सिंपली इसका यही मानना है कि जो एक तो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं उनको सही से ट्रीट करो, ठीक है, उनके साथ ही ज़्यादातर इनजस्टिस होता है। सो एक तो उनके लिए ये बात करती है थ्योरी। एंड द डिफरेंस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट इनइक्वालिटीज वर्क टू हेल्प नॉट हार्म द लेस फॉर्चुनेट। यानी कि जो इनइक्वालिटीज हैं भी, अगर कोई ज़्यादा अर्न कर भी रहा है तो वो मदद करे लेस फॉर्चुनेट लोगों की। इसके अलावा इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे आपने वेल ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें यही बताया गया कि आप पार्शियलिटी ना करो डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, तो आप एक ऐसी पोजीशन में रखे जाओगे जहाँ आपको आप अनअवेयर हो, आपको नहीं पता आपका प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, आप बिल्कुल फेयर तरीके से डिसीजन लोगे। फिर है बैलेंस ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो जो जॉन रॉल्स की थ्योरी है वो बैलेंस बनाती है फ्रीडम और इक्वालिटी के बीच में, क्योंकि ये कहती है कि सभी को बेसिक राइट्स हों, और मतलब यही सारी चीज़ें यार, ये बार बार यहाँ पे ये चीज़ें आएंगी क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है जो ये बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा सोशल पॉलिसीज़ जितनी भी बनाई जाती हैं, ठीक है, उसके लिए भी ये जॉन रॉल्स की थ्योरी अगर आप पढ़ते हो तो आपको अच्छी एक गाइडेंस मिलती है। रॉल्स के जो आइडियाज़ हैं वो गाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को लॉज बनाने में, पॉलिसीज़ बनाने में, ठीक है, क्योंकि ये फेयरनेस के प्रिंसिपल्स हैं। आप अगर इनको पढ़ के पॉलिसीज़ बनाओगे तो पॉलिसी और अच्छी बनेगी, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने जॉन रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया है। तो उन्होंने क्रिटिसिज्म में क्या बोला है, एक तो इसको बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक बताया गया है, ये आंखों पे पर्दा लगा लो उसके बाद में आप कुछ डिसाइड करो, ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, ये अनरियल है। ऐसा रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग ऐसे नहीं होती कि आप आंखों पे पर्दा लगा के और उसके बाद आप डिसाइड करोगे। फिर है नॉट इनफ फोकस ऑन हार्ड वर्क। अब जॉन रॉल की थ्योरी बार बार एक ही चीज़ कह रही है, जो लेस फॉर्चुनेट हैं और जो डिसएडवांटेज्ड हैं उनकी मदद करो, उनकी मदद करो। तो ये मतलब ये क्या है, मतलब आप एफर्ट कर रहे हो लेकिन रिवॉर्ड, मतलब आपको देखो यहाँ पे ये कह रहा है अदर आर्ग्यू दैट द डिफरेंस प्रिंसिपल डजंट रिवॉर्ड इंडिविजुअल एफर्ट। इंडिविजुअल एफर्ट की तो बात ही नहीं हो रही है, बेमतलब के जो कुछ काम ही नहीं कर रहा उसकी हेल्प करो, भाई ये तो गलत है, ऐसा ये लोग मान रहे हैं। फिर है सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ इनइक्वालिटी। सो जो इसकी क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं रॉल्स डजेंट एड्रेस स्पेसिफिक इनइक्वालिटीज लाइक रेशियल और जेंडर इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे इसकी बात ही नहीं हुई।
इनकी इनइक्वालिटी का एक ही पॉइंट है, वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो गरीब लोग हैं, जो डिसएडवांटेज लोग हैं, ये बस उन्हीं की बात करे जा रहे हैं। भाई इनइक्वालिटी की तो और भी टाइप है ना, उनकी तो बात हुई नहीं। एंड हार्ड टू अप्लाई इन रियलिटी। लास्ट यही ये लोग कहते हैं कि ये जो डिफरेंस प्रिंसिपल है और ये वेल ऑफ इग्नोरेंस है, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को इन्फोर्स करना। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इक्वालिटी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम। तो ठीक है, अब हमको इक्वालिटी समझनी है, ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो देखो, एक यहाँ पे लॉस्की हैं जो कि बहुत स्कॉलर रहे हैं इक्वालिटी के ऊपर, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो ये क्या बताते हैं, देखो इक्वालिटी का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉस्की एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन सोसाइटी। आप अगर सोसाइटी में रहते हो तो आपको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिले, ठीक है, वही इक्वालिटी है। और दूसरा पॉइंट है एडिकेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल फॉर डेवलपिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ देयर पर्सनैलिटी। आप सभी को वो अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। और तीसरा है एक्सेस टू सोशल बेनिफिट्स फॉर ऑल विद नो रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि आपको जो सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं सभी को इक्वली मिले, ठीक है। आपकी फैमिली पोजीशन, वेल्थ आपके पास कितनी भी है, कुछ भी है, वो मैटर नहीं करना चाहिए, आपको वो सोशल बेनिफिट्स मिलने चाहिए। एंड एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, कोई आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना करे। ये 3-4 बातें हैं, तो उसी कंडीशन को इक्वालिटी कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं। तो इक्वालिटी इज़ अ प्रिंसिपल दैट एम्फेसाइज फेयरनेस एंड जस्टिस, यानी कि वही है कि भाई आपको इक्वल समझा जा रहा है, वो जब भी समझा जाएगा जब सोसाइटी फेयर होगी, जहाँ सोसाइटी में जस्टिस होगा, ठीक है। तो इंश्योरिंग दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो इट एम्स टू एलिमिनेट डिफरेंसेस बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज कास्ट, रेस, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, ये कुछ भी हो, आप इसके बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो इक्वालिटी डजंट मीन सेमनेस, यानी कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी को सेम सेम समझ लो, नहीं, बट रेदर प्रोवाइडिंग फेयर अपॉर्चुनिटीज, सभी को फेयर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, राइट सभी को इक्वली दो, ताकि हर कोई अपनी अपने जो गोल्स हैं वो अचीव कर पाए। सो इन मॉडर्न सोसाइटी इक्वालिटी इज फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी। आप अगर आज की सोसाइटी की बात करो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक एक कंट्री में कि इक्वालिटी का होना, क्योंकि अगर इक्वालिटी नहीं है तो भाई डेमोक्रेसी किस काम की। सो इंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, उसको रिसोर्सेज के इक्वल एक्सेस मिले टू रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ एंड जस्टिस, ठीक है, उसको जस्टिस मिले, उसको अपॉर्चुनिटी मिले और उसको इक्वल एक्सेस मतलब मिले रिसोर्सेज का, ये बातें हैं। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ सभी फॉर एग्जांपल सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लो अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिल रही है, एक रेस शुरू होने वाली है और उसमें सभी एक जो स्टार्टिंग लाइन है वहाँ पे एकदम इक्वल खड़े हैं, तो वो तो है इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये स्टार्टिंग लाइन में अगर किसी को खड़ा ही नहीं किया गया है और वो बहुत पीछे है, ठीक है, और अब ये रेस चल रही है, तो ये तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं हुई। सेम एग्जाम्पल आप अगर इंडिया में देखोगे, अगर एंशेंट में थोड़ा एंशेंट हिस्ट्री में जाओगे तो ये होता था, जो दलित्स होते थे उनके साथ में, कि भाई उनको बहुत मतलब एजुकेशन वगैरह से और इन सब से दूर रखा गया। तो यही चीज़ें आती हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में कि भाई सबको एक स्टार्टिंग लाइन तो सेम मिलनी चाहिए, जहाँ से फिर हर किसी की अपनी किस्मत है, अपने एफर्ट्स हैं, लेकिन एटलीस्ट वो अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए ना सभी को। सो ये अप्रोच जो है ये इंश्योर करती है दैट पीपल आर जज्ड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, यानी कि अगर लोगों में वो एबिलिटी होगी तो वो रेस जीत जाएंगे। आप कम से कम अपॉर्चुनिटी तो दो ना उन्हें, अगर वो एफर्ट करेंगे, चाहे उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। फेयर स्टार्टिंग पॉइंट ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एवरी चाइल्ड शुड हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, सभी बच्चों को एटलीस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर, बेसिक नीड्स जो भी हैं वो उनको मिलना चाहिए। मेरिट बेस्ड सक्सेस, ये सीधी सीधी बात मेरिट की होती है यहाँ पे। सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल्स हार्ड वर्क, आप कितना हार्ड वर्क करते हो ये उसी पे डिपेंड करेगा, आपका जो टैलेंट होगा, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, मतलब अगर आपके अंदर वो मेरिट, आप उस कैटेगरी में आते हो कि उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो तो वो अच्छी बात है, वरना ऐसे किसी को भी वो नहीं होगा। रिमूवल ऑफ बैरियर्स, अब इसमें एक चीज़ और है,
Structural barriers such as discrimination, lack of access to quality education और gender bias must be removed। यानी कि सोसाइटी में अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है या एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है या जेंडर बायस है कि भाई मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो ये रिमूव कर देना चाहिए पहले, अगर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देनी है, ठीक है। फिर है इक्वल एक्सेस, चाहे जॉब हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, सबको इक्वली एक्सेसिबल ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर है चैलेंजेस। देखो, अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपने दे भी दी, फिर भी आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कुछ डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ गरीब लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। सो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बुक्स नहीं है, टाइम नहीं है, वो पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में भी उनको अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बात है, चैलेंजेस भी हैं। Social prejudices and systematic biases may still influence outcomes even if opportunities appear fair। आज भी आप अगर देखो कि हाँ एजुकेशन सबके लिए है, एजुकेशन का राइट है, बट सोसाइटी में वो लड़कियों को ना पढ़ाना, अभी भी वो चीज़ें हैं ना, वो मतलब बायसनेस होना, तो इवन अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट फिर भी ये चैलेंजिंग हो सकता है। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है इसी क्वेश्चन का, वो है इक्वलिटी ऑफ आउटकम। तो अब इसको समझते हैं ये क्या कहता है। तो इक्वलिटी ऑफ आउटकम फोकसेस ऑन ensuring दैट एवरीवन अचीव सिमिलर रिजल्ट्स इवन इफ देयर स्टार्टिंग पॉइंट्स और एबिलिटीज और एफर्ट्स डिफर। अब ये भाई थोड़ा अलग है उससे। अगर आपका कुछ भी रहा हो स्टार्टिंग पॉइंट, आपने लेट स्टार्ट किया है या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, इट डजेंट मैटर, बट रिजल्ट जो है ना वो सबका सेम आना चाहिए। अब ये कैसे होगा? This approach recognize that simply providing equal opportunities is insufficient। ये लोग कहते हैं, जो थिंकर हैं, कि सिंपली आपने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी, ये सफिशिएंट नहीं है। बिकॉज बहुत से ऐसे डिसएडवांटेजेस होते हैं जो हिस्टोरिकली चले आ रहे हैं। आप अगर आज की डेट में मान लो जो SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, ठीक है, अगर ये कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं होता और सिंपली वो भी जनरल कैटेगरी में होते और आप सबको बोलते कि चलो भाई हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप जाओ, तो उनके लिए तो अभी भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकली तो उनको मिला नहीं था वो सब, ठीक है। अब आप दे रहे हो तो वो तो ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहे हैं, तो वो रिजल्ट तो आने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए रिजर्वेशन आता है। तो अब यहाँ पे क्या है, फोकस ऑन रिजल्ट। सो इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग अ फेयर स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट की बात नहीं होती, यहाँ एंड की बात होती है, आउटकम की बात होती है कि जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे आने चाहिए कि हाँ भाई अब सभी कुछ इक्वल है। सो फॉर इंस्टेंस एफर्ट्स आर मेड टू रिड्यूस इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी, यानी कि एफर्ट ऐसे करो कि ये इनकम वाली जो इनइक्वालिटी है ये चीज़ें कम हो, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अब इसका मतलब है, देखो गवर्नमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरवेन करेगी, वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी, अपॉर्चुनिटीज़ देगी दोबारा से, ठीक है, एंड प्रिविलेजेस देगी, ताकि वो गैप जो आया है बीच में हिस्टोरिकली, जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स का, उसको वो ब्रिज कर सके, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया रिजर्वेशन का। फिर है एफर्मेटिव एक्शन, तो स्पेशल मेजर्स लिए जाएंगे ऐसे कैटेगरी के लोगों के लिए, कोटा के लोगों के लिए रिजर्वेशंस मिलेंगी उन्हें, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, उनको एजुकेशन में, जॉब में, ठीक है, पॉलिटिक्स में वो रिजर्वेशन मिलेगा तो वो आगे आ पाएंगे। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, यानी कि जो इसका प्राइमरी गोल है वो यही है कि भाई ये जो ये इनइक्वालिटी है ये कम से कम हो, एजुकेशन की फील्ड हो या कुछ भी, लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो सबके इक्वल हो सकें, ठीक है। ऐसा ना हो कि यार किसी के साथ गलत ट्रीटमेंट हो रहा है सोसाइटी में और किसी के साथ बहुत अच्छा। इसके एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। रिजर्वेशन वाला जैसे कि मैंने बताया था, SC ST OBC वाला, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है टैक्सिंग द वेल्दी एट हायर रेट्स टू फंड वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द पुअर। जो लोग बहुत अमीर हैं उनसे टैक्स लो और उसी टैक्स को लेकर आप फंडिंग करो जो वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं पुअर के लिए, तो ये एक तरीका हो सकता है इसका। फिर है जेंडर कोटाज इन पॉलिटिकल एंड कॉरपोरेट लीडरशिप पोजीशंस टू एंश्योर विमेंस रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, पॉलिटिक्स में नहीं जाने दिया जाता था, तो अब पॉलिटिक्स में आप उनको रिजर्वेशन दो, ठीक है, उनका कोटा बनाओ, तो इससे क्या होगा कि हाँ उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। चैलेंजेस भी हैं इन चीज़ों में, क्योंकि इसमें कंपटीशन जो आता है ना वो नहीं रहता, क्योंकि यार अब मान लो कोई जनरल कैटेगरी वाला होगा, वो तो बोलेगा ये SC ST को ही रिजर्वेशन दे रहे हैं, कंपटीशन तो है ही नहीं, ठीक है, मेरे से तो वो इतना कम स्कोर कर रहा है फिर भी उसको एडमिशन मिल रहा है अच्छे कॉलेज में, अच्छी जॉब मिल रही है उसे,
and redistribution policies may lead to inefficiency or resentment among those who feel they are being unfairly treated. अब हो सकता है कि जिन लोगों को रिजर्वेशन से बाहर रखा गया है वो ये मान सकते हैं कि यार हमारे साथ ये तो अब हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, हमें क्यों नहीं बेनिफिट मिल रहा। तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाना। हाउ दे वर्क टुगेदर, अब इसको समझते हैं। वाइल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इस चीज़ पे काम करती है कि जो स्टार्टिंग लाइन होगी उसके टाइम पे फेयरनेस रहनी चाहिए। यहाँ पे याद रखना इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हिस्टोरिकली आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है उसकी बात वो नहीं करती है बिल्कुल भी, वो प्रेजेंट की बात कर रही है बस, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी देनी है। वही ऑन दी अदर हैंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ये आपको बहुत हिस्टोरिकली जाके सब चीज़ों को एनालाइज करके फिर ये सब बताती है कि ये जो गैप आया है इसको ब्रिज कैसे करना है, इसको इसके लिए आप क्या कर सकते हो अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। सो इसमें यही है इक्वल एक्सेस एंड रिसोर्सेस, यानी कि प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर और ऐसा अनबायस्ड रिक्रूटमेंट हो जिससे कि सभी को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल पाए। और फिर है करेक्टिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस, यानी कि अगर किसी के साथ हिस्ट्री में पीछे पास्ट में गलत हुआ है तो ऐसे अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाएं जिनसे उनका भला हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट्स, ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। तो राइट्स को समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है, नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, इसको भी समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट आर राइट्स। तो राइट्स आर एंटाइटलमेंट्स और फ्रीडम्स, ये ऐसी फ्रीडम है जो कि हर इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए, चाहे वो इनहेरेंटली हो या सोसाइटी ने उसको ग्रांट किया हो, ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके डेवलपमेंट के लिए। जॉन लॉक क्या कहते हैं, देखिए, राइट्स आर नेचुरल, यानी कि राइट्स जो होते हैं वो नेचुरल है, नेचर से हमें मिलते हैं और हर किसी के पास होने चाहिए। पीपल हैव द राइट टू लाइफ, यानी कि आपको जीने का पूरा पूरा राइट है। राइट टू फ्रीडम, प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है उनको इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। दूसरा, थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं राइट्स के ऊपर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं राइट्स कम फ्रॉम द नीड टू स्टे सेफ, यानी कि अगर आपको सेफ रहना है तो उसके लिए राइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन द नेचुरल स्टेट पीपल हैड कंप्लीट फ्रीडम बट दे गेव सम ऑफ इट टू द रूलर्स फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि आपके पास फ्रीडम तो है, मतलब होती ही है, बट अगर आपको अपनी सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो रूलर्स को आपको अपनी थोड़ी फ्रीडम देनी पड़ती है, ठीक है। फिर जीन जैक्स रूसो क्या कहते हैं, राइट्स आर क्रिएटेड व्हेन पीपल एग्री टू लिव टुगेदर अंडर रूल्स, यानी कि राइट्स जब ही होते हैं जब लोग एग्री करें कि हाँ भाई हमें एक साथ रहना है। बिकॉज अगर आपके राइट्स को कोई एक्नॉलेज ही नहीं करेगा, और क्योंकि आपकी एक ड्यूटी भी है ना कि सामने वाले के राइट को आप जो है मतलब उसकी रिस्पेक्ट करो और उस चीज़ को मानो, तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही बेंथम कहते हैं राइट्स आर मेड बाय लॉज नॉट नेचर, ये कहते हैं राइट्स नेचुरल नहीं होते, हम लॉज के उससे बनाते हैं राइट्स को। एंड दे शुड हेल्प क्रिएट द मोस्ट हैप्पीनेस फॉर द मोस्ट पीपल, और ये हेल्प करते हैं आपको खुश रखने में, आपको खुश करते हैं जो राइट्स होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दे रेगुलेट ह्यूमन इंटरेक्शंस इंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल्स कैन परस्यू देयर गोल्स वाइल रिस्पेक्टिंग अदर्स, यानी कि राइट्स अगर आपके पास हैं तो आप अपने गोल्स भी परस्यू करते हो, साथ साथ आपका ये भी है कि भाई आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट करो। सो राइट्स आर फंडामेंटल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड जस्टिस इन एनी कम्युनिटी इन एनी नेशन, यानी कि अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, जस्टिस वाली एक सोसाइटी चाहिए, तो वहाँ पे आपको राइट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, तो देखो राइट से क्या होगा कि कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन ये सब नहीं कर पाएगा, ठीक है, और आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और प्रोवाइड द बेसिस फॉर लॉज, जस्टिस एंड गवर्नेंस एंड प्रमोट पीस एंड हार्मनी विद इन सोसाइटी। अगर राइट्स होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट। अब नेचुरल राइट नाम से पता चल रहा है ये नेचर से हमें मिला है, सो ये फंडामेंटल होता है, ये हर किसी को, आप अगर एक ह्यूमन हो तो नेचुरल राइट्स आपके पास हैं, ये कोई गवर्नमेंट, कोई लॉ, कोई सोसाइटी नहीं देती, ये यूनिवर्सल हैं, ये सभी के पास हैं ही हैं, ठीक है। तो नेचुरल राइट्स के बारे में अब मैं आपको समझाता हूँ। तो दीज राइट्स वर पॉपुलराइज ड्यूरिंग द एनलाइटनमेंट पीरियड, यानी कि जिस टाइम पे
आपको याद हो इटली के अंदर एनलाइटनमेंट का टाइम था, ठीक है, रेनेसा का टाइम था, तो कुछ फिलोसफर्स हुए जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, थॉमस हॉब्स, तो उन्होंने ये नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया था उस टाइम पे। तो नेचुरल राइट में ये लोग बताते हैं कि एक तो ये यूनिवर्सल है, जितने भी लोग हैं वो किसी भी नेशनैलिटी के हों, कोई भी जेंडर हो, कोई भी स्टेटस हो, उनके पास नेचुरल राइट होते हैं और इनएलिएनेबल हैं, यानी कि इनको आप ले नहीं सकते भाई कभी भी, चाहे कोई भी कंडीशन हो, सिचुएशन कुछ भी हो, नेचुरल राइट्स कभी नहीं छीने जा सकते, ना ट्रांसफर हो सकते। फिर है मोरल फाउंडेशन, यानी कि जो नेचुरल राइट्स हैं दे आर बेस्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स एंड ह्यूमन नेचर। अब जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ है, अभी हर ह्यूमन का राइट है ना, आप किसी को भी ऐसे किसी की जान नहीं ले सकते हो। प्री सोशल, यानी कि जब स्टेट नहीं था, जब सोसाइटीज़ नहीं थी, उससे पहले से ही ये जो नेचुरल राइट्स हैं ये सभी के पास हैं। जब गवर्नमेंट्स भी नहीं थी इस दुनिया में, तो उससे पहले से ही ये नेचुरल राइट्स सभी के पास हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ है, हर किसी को जीने का अधिकार है, राइट है। राइट टू लिबर्टी है, यानी कि फ्रीडम, आप अपने विल के अकॉर्डिंग कुछ भी करो बट विदाउट हार्मिंग अदर्स। राइट टू प्रॉपर्टी है, ये भी एक नेचुरल राइट है कि आप जो है अपनी एफर्ट्स करके, मेहनत करके जो भी है अपना एक घर बनाओ, अपनी प्रॉपर्टी लो, ठीक है, उसके आप ओनर बनो, तो ये आपका राइट है। सो जॉन लॉक यहाँ पे कहते हैं कि जॉन लॉक आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट्स आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट दीज नेचुरल राइट्स। ये कहते हैं गवर्नमेंट्स का काम है इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। सो इफ अ गवर्नमेंट फेल्स टू डू सो, अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही है तो सिटीजन्स हैव द राइट टू ओवरथ्रो इट, हटा दो उस गवर्नमेंट को अगर वो सही से काम नहीं कर रही है। अब मैं आपको कितने टाइप के राइट्स होते हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले नेचुरल राइट्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर है लीगल राइट्स, यानी कि ये वो राइट्स हैं, राइट्स ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ अ कंट्री और स्टेट। एक किसी भी कंट्री की जो लॉ बुक होगी उसके अकॉर्डिंग जो लीगल राइट्स होंगे उसमें लिखे होंगे और ये इन्फोर्सेबल होते हैं थ्रू द कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी हो। एग्जाम्पल है राइट टू वोट, ये एक लीगल राइट है, सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, ये भी लीगल राइट है हमारे इंडिया में। फिर कुछ मोरल राइट्स होते हैं, ये कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, एक वैल्यूज़ हैं, ये लीगली इन्फोर्सेबल तो नहीं है बट सोशली रिकॉग्नाइज्ड है, आप करते हो तो अच्छी बात है ऐसा। राइट टू रिस्पेक्ट, आप मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग ट्रीटेड विद डिग्निटी, आप इतना मिनिमम एक्सपेक्ट करते हो ना कि हाँ भाई अच्छे से आपको हर कोई ट्रीट करे। राइट टू ऑनेस्टी, यानी कि एक्सपेक्टिंग ट्रूथफुल इंटरेक्शन, आप किसी से भी बात करो तो आपसे आपको जो भी बातें सुनने को मिले वो सच हो, ठीक है, तो ये एक मोरल राइट की कैटेगरी में आता है। अब भाई अगला बंदा झूठ भी बोल सकता है, अब उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, ये मोरल राइट्स हैं। फिर वहीं सिविल राइट्स आते हैं, यानी कि एज अ सिटीजन जो आपको मिलते हैं, जो कि आपको पर्सनल फ्रीडम या इक्वालिटी, यानी कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सब सिविल राइट्स में आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद पॉलिटिकल राइट्स हैं, नाम से पता चल रहा है कि आप राइट टू वोट इसमें लिख दो। राइट टू रन फॉर ऑफिस, यानी कि इलेक्शन के लिए आप स्टैंड कर सकते हो कि अगर आपको भाई अपनी पार्टी बनानी है या पार्टिसिपेट करना है इलेक्शंस में या वोट डालना है, तो वो चीज़ें आपको पॉलिटिकल राइट्स में मिलती हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक राइट्स आते हैं। अब ये क्या है, आपकी फाइनेंशियल चीज़ों से जुड़े हुए राइट्स हैं, जैसे राइट टू वर्क है, आप जो भी मतलब काम करना चाहो वो कर सकते हो, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले। राइट टू फेयर वेजेस, यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसके जो वेजेस हैं, जो आपको पैसा मिलता है वो ठीक ठाक पैसा मिले, ऐसा ना हो कि आप फीमेल हो तो आपको कम पैसा मिल रहा है, मेल हो तो आपको अलग पैसे मिल रहे हैं, ऐसा ना हो, ठीक है, फेयर वेजेस मिले। कल्चरल राइट्स हैं, यानी कि बहुत से कल्चर्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं जिनके अपने कुछ भाई रिचुअल्स हैं और मतलब एक उनका अपना खुद का कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, उनका रिलीजन है, तो ये क्या करता है कि मतलब उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कल्चरल राइट्स। जैसे अपनी लैंग्वेज को यूज़ करना, प्रमोट करना, अपनी नेटिव लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना, प्रोपोगेट करना, जो भी आपका फेथ है, तो ये इसमें आता है। फिर ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, तो ये भी भाई यूनिवर्सल है, एज अ ह्यूमन आपको ये ह्यूमन राइट्स मिलते हैं, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, इसके लिए किसी देश के लॉ की ज़रूरत नहीं है।
और इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूएनओ का ही ये डॉक्यूमेंट है। तो उसमें बहुत डिटेल में लिखा है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, क्या क्या इसमें आता है। जैसे राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, किसी भी कंट्री में किसी के साथ टॉर्चर हो रहा है, क्रूल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। राइट टू एजुकेशन, यानी कि सभी कंट्री में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, उनको एजुकेशन तो मिलनी चाहिए, इसके लिए ये एक ह्यूमन राइट को माना गया है। राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है मैंने आपको बता दिया है कि भाई प्रोमोट इंडिविजुअल फ्रीडम, राइट्स हैं तो आपको फ्रीडम भी मिलेगी, आप अपनी ग्रोथ कर पाओगे। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स हैं तो आपको एक शील्ड मिलती है कि भाई कोई आपके साथ अनजस्ट ट्रीटमेंट नहीं करेगा। फिर एंश्योर सोशल हार्मनी, राइट्स हैं तो वो मतलब एक बैलेंस बना रहेगा सोसाइटी में। और सपोर्ट डेमोक्रेसी, यानी कि राइट्स हैं तो डेमोक्रेसी भी वहीं होगी, लाइक वोटिंग का राइट होगा, फ्री स्पीच, आप कुछ भी बोल पा रहे हो, तो इससे डेमोक्रेटिक सिस्टम और अच्छा वर्क करेगा। इनकरेज डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक और कल्चरल राइट हैं, इससे क्या है कि भाई एक तो कल्चरल प्रिजर्वेशन भी होता है। मान लो कोई नेटिव लोग हैं, ठीक है, उनके कुछ राइट्स हैं, तो अगर वो अपना लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रिजर्व करेंगे और अगर वो राइट है तो सही है, उनके लिए भी अच्छा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वॉयलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस? कमेंट। जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, लाइक आप SC ST कैटेगरी को फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन देते हो, क्या ये फेयरनेस के प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है? क्या ये गलत है कि आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हो? आप ये कह सकते हो कि यार कोई जनरल कैटेगरी का आके कह दे नहीं ये तो गलत हो रहा है, ये तो मेरे साथ अनफेयर है। तो ये डिबेट है एक, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव तो छोड़ो, इसमें आप इसका अगेंस्ट में क्या है, क्या बनता है आंसर, वो देखोगे। और देखते हैं इसमें क्या है। देखो, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू स्पेशल पॉलिसीज, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेशन तो है बट प्रोटेक्टिव है, यानी कि ये किसी का भला हो रहा है। अब जैसे आज की डेट में जो SC ST कैटेगरी है, ठीक है, और या फिर फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, उनके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह में कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, वहीं जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ी हाई रहती है। तो अब अगर टेक्निकली देखा जाए डिस्क्रिमिनेशन तो है, बट इसको आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हो, जहाँ अगर कोई डिसएडवांटेज ग्रुप है, ठीक है, कोई वीकर सेक्शन से है या कोई हिस्टोरिकली बहुत डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, तो उनको मतलब ये एडवांटेज दिया जाता है ताकि उनका वो जो पास्ट वाला जो भी रहा है एक्सपीरियंस, ठीक है, उसको थोड़ा सा ठीक किया जा सके, उनको ओवरकम करने के लिए वो जो इनइक्वालिटीज़ उन्होंने फेस करी है, ठीक है। एग्जाम्पल है भाई वही रिजर्वेशन वाला मैं दूंगा आपको, एजुकेशन में, जॉब में जो रिजर्वेशन है। तो हाउ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन में वॉयलेट फेयरनेस, क्या आप मानते हो कि हाँ ये वॉयलेट करता है फेयरनेस को? तो देखो, एक तो इसमें अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि भाई प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जो है ट्रीट सम ग्रुप्स डिफरेंटली गिविंग देम बेनिफिट्स दैट अदर डू नॉट गेट। अब वही बात आ गई जनरल SC ST, अब जो SC ST को बेनिफिट मिल रहे हैं वो जनरल को तो नहीं मिल रहे, सो ये अनफेयर है जनरल के लिए, ठीक है। अभी जनरल वाले लोग कह रहे हैं फॉर एग्जांपल इफ 2 स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर अ जॉब, कोई भी जॉब है, 2 स्टूडेंट्स उसके लिए अप्लाई करते हैं एंड वन गेट सेलेक्टेड ड्यू टू रिजर्वेशन इवन दो द अदर हैज़ बेटर क्वालिफिकेशन, बट स्टिल वो रिजर्वेशन की वजह से सेलेक्ट हो रहा है, तो उसको तो ये फील हो सकता है कि मेरे साथ अनजस्ट हुआ है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। फिर है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, it can lead to unfairness toward individuals from advantaged groups who didn't personally contribute to past discrimination। अब मान लो जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है, उसने बोला कि मैंने और मेरे पापा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था हिस्ट्री में जो मैंने डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं है, उसकी सज़ा मुझे क्यों मिल रही है भाई, है ना। अब जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो किसी और ने किया है, लेकिन मेरे को क्यों ये सब फेस करना पड़ रहा है? ये चीज़ें अगर ये कोई बोल सकता है तो वो डिबेट में आएंगी। For instance, a person from a general category may feel they are being punished for historical wrongs they had no role in। पास्ट में जो चीज़ें किसी और ने गलत करी उसके लिए हमारा कोई रोल नहीं था, हमें क्यों पनिशमेंट मिल रही है कि भाई आप किसी और को रिजर्वेशन देते हो और हम जनरल कैटेगरी में आते हैं, हमने क्या गलत किया है भाई? जिसने किया होगा उसकी फैमिली के साथ गलत करो, आप सबको क्यों ऐसा करते हो? तो ये भी एक डिबेट का एक पॉइंट रखा जाता है। फिर है मेरिट इज ओवरलुक्ड, कि भाई जब आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हो तो आप मेरिट को तो देखते ही नहीं हो, यानी कि फॉर एग्जांपल एक लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट भी सेलेक्ट हो जाता है रिजर्वेशन की वजह से, तो इससे क्या होगा? ये ट्रस्ट टूट जाएगा बच्चों का, बच्चे पढ़ेंगे क्यों? अगर आप रिजर्वेशन ही दे रहे हो, किसी को ऐसे ही जॉब बांट रहे हो, तो फिर तो गलत है। डिवीज़न इन सोसाइटी, आप अगर किसी को रिजर्वेशन का बेनिफिट देते रहोगे ना, सोसाइटी में हमेशा डिवीज़न बना रहेगा,
ठीक है, लोग हमेशा अपने आप को उसी चीज़ से आइडेंटिफाई करेंगे, वो इक्वलिटी की तरफ जाएंगे ही नहीं। वो SC ST कैटेगरी में अगर उनको बेनिफिट मिलेगा तो वो उसी में ही रहना पसंद करेंगे, वो कभी नहीं वहाँ से हटेंगे। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन फेयरनेस को सपोर्ट करता है। कैसे, अब इसको भी समझो। वो तो आपने वो पॉइंट ऑफ व्यू सुना है ना, अब इसमें देखो ये क्या कह रहे हैं। फेयरनेस इज अबाउट इक्विटी नॉट जस्ट इक्वालिटी। तो फेयरनेस डजंट ऑलवेज मीन ट्रीटिंग एवरीवन द सेम, ठीक है, इट मीन्स गिविंग एवरीवन व्हाट दे नीड टू सक्सीड। फॉर एग्जांपल, इफ 2 पीपल रन अ रेस, 2 लोग हैं जो एक रेस में भागने वाले हैं, एंड वन स्टार्ट्स फ्रॉम बिहाइंड ड्यू टू अ डिसएडवांटेज, सो फेयरनेस मीन्स गिविंग देम अ हेड स्टार्ट टू मेक द कंपटीशन इक्वल। वही बात आ गई, स्टार्टिंग पॉइंट ही सेम नहीं है तो भाई वो कहाँ से वो फेयर है, ठीक है। अब ये तो आप अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हो बट उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप देख रहे हो वो इतना पीछे है, उसको हिस्ट्री में बहुत कुछ उसके साथ गलत हुआ है, तो वो तो बिल्कुल फेयरनेस नहीं है। करेक्टिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस, अब रिजर्वेशन का मेन मकसद यही होता है कि जो हिस्ट्री में गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, उसको करेक्ट करना। तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए लाया गया था, जो ग्रुप्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन फेस किया है बहुत ज़्यादा, फॉर इंस्टेंस दलित्स इन इंडिया हैव फेस सेंचुरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने कई सेंचुरीज तक डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। तो रिजर्वेशन जो है उनको वो अपॉर्चुनिटी देती हैं जो पहले उनको डिनाई किया गया था जिस चीज़ से, ठीक है। फिर है ब्रेकिंग बैरियर्स, सो मैनी डिसएडवांटेज ग्रुप्स स्टिल फेस सिस्टमेटिक बैरियर्स लाइक पुअर एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब्स। आज की डेट में भी जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, आज भी उनको वो एजुकेशन नहीं मिल पाती, और मतलब उनको राइट तो मिल जाता है पढ़ने का बट वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती, जॉब नहीं मिल पाती। सो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हेल्प करता है इन चैलेंजेस को ओवरकम करने में, उनको कुछ और अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, कि हाँ भाई कुछ तो करो। Promotes diversity and representation. So protective discrimination ensures that all groups are represented in important spaces like education, workplace and politics. तो बेसिकली रिजर्वेशन का मेन मकसद यही है कि एजुकेशन का सेक्टर हो या वर्क प्लेस हो या पॉलिटिक्स हो, सभी इक्वली वहाँ पे हों, ठीक है, सभी का रिप्रेजेंटेशन हो, एक इंक्लूसिव सोसाइटी बने जहाँ सभी की आवाज़ को सुना जाए। तो ये इसमें आता है। सो हाउ टू बैलेंस प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयरनेस। अब दोनों तरफ से पॉइंट आपने सुन ली, अब इसका बैलेंस बनाना है तो आप ये 4 पॉइंट 3 पॉइंट लिख देना। सबसे पहले प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन परमानेंट नहीं होना चाहिए, टेम्परेरी बेसिस पे होना चाहिए, फॉर एवर के लिए नहीं होना चाहिए। एक क्लियर गोल्स, एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि हाँ भाई हाँ इक्वलिटी आ गई है तो अब खत्म करो रिजर्वेशन, ऐसा होना चाहिए। फोकस ऑन नीड, यानी कि बेनिफिट्स could be given based on economic or social disadvantage rather than solely on group identity। आप किसी को कास्ट के उस पर मत दो रिजर्वेशन। ऐसा भी होता है, कई SC ST कैटेगरी के लोग होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, ठीक है, तो उनको क्यों आप भाई फ़ायदा दे रहे हो जब वो ऑलरेडी सब ठीक है, उनका सोसाइटी में सब ठीक है, इकोनॉमिकली वो सब बढ़िया चल रहा है, तो उनको बेनिफिट क्यों देना। फॉर एग्जाम्पल, अ पुअर पर्सन फ्रॉम एनी कम्युनिटी शुड गेट हेल्प, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर वो गरीब है उसकी मदद होनी चाहिए, ठीक है, कास्ट को देखकर मदद मत करो। ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं वो क्लियरली एक्सप्लेन करें कि वाई प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज़ नीडेड, क्यों ज़रूरत है, कैसे वो उसकी वो हेल्प करेगा, ठीक है, और ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, डू यू एग्री दैट सेंसरशिप नेगेट्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब वही बात आ गई, सेंसरशिप सेंसरशिप सेंसरशिप। अब इसको समझते हैं कि क्या है। देखो, कोई भी बात आप बोलना चाहते हो बट आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आप कोई बात लिखना चाहते हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आपको लिखने नहीं दिया जाएगा, आप मीडिया में कुछ पूछना चाहते हो आपको नहीं पूछने दिया जाएगा, ये है सेंसरशिप। तो सेंसरशिप रेफर्स टू द सप्रेशन, सप्रेस कर दो, बोलने ही मत दो किसी को कम्युनिकेट ही मत करने दो, इन्फॉर्मेशन ही मत निकलने दो। अगर लगता है वो ऑब्जेक्शन लेबल है, हार्मफुल है, सेंसिटिव है, तो अथॉरिटीज उसको रोक देंगी उस इन्फॉर्मेशन को निकलने से। तो हाउ सेंसरशिप नेगेट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले तो भाई ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को लिमिट कर देता है वहीं पे। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये तो कोर डेमोक्रेटिक राइट है हर किसी का, ये होना ही चाहिए हर किसी के पास कि आप अपने ओपिनियंस फ्रीली रख पाओ। बट सेंसरशिप क्या करता है, ये बिल्कुल इस चीज़ को सप्रेस कर देता है, जिससे कि आपको साइलेंस कर दिया जाता है, आप अपने व्यू पॉइंट्स रख ही नहीं पाते। रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सो व्हेन गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस सेंसर इंफॉर्मेशन, अगर कोई गवर्नमेंट है वो अगर इन्फॉर्मेशन को सेंसर कर देता है तो इन्फॉर्मेशन वहीं पे ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाती लोगों तक, ठीक है।
सो दिस कैन लेड टू इग्नोरेंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन इन सोसाइटी। तो हो सकता है गवर्नमेंट गलत इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में फैला दे, सही इन्फॉर्मेशन को सेंसर कर दो और गलत इन्फॉर्मेशन को फैला दो। फिर उसके बाद है प्रिवेंट्स अकाउंटेबिलिटी। अगला पॉइंट है प्रिवेंट्स अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है सेंसरशिप ऑफन टारगेट्स क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट्स और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि अगर कोई पावरफुल गवर्नमेंट है, उसको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो सेंसरशिप उसको टारगेट करेगा, वो उसको मतलब नहीं करने देगा कुछ भी ऐसा। सो बाय साइलेंसिंग डिसेंट इट रिमूव्स एन एसेंशियल चेक ऑन पावर। यानी कि पावर पे एक चेक तो होना चाहिए ना। कोई भी अगर गवर्नमेंट है वो गलत काम कर रही है तो उससे पूछेंगे तो सही ना, गवर्नमेंट अकाउंटेबल तो होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर सेंसरशिप होगी तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। कल्चर ऑफ फियर। सेंसरशिप से ना एक डर का कल्चर आता है। इवन द पॉसिबिलिटी ऑफ सेंसरशिप कैन डिस्करेज पीपल फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज़ ओपनली। अगर बार बार चीज़ें सेंसर होती रहेंगी तो लोग अपने आइडियाज़ अपनी बातें रख ही नहीं पाएंगे कभी भी ओपनली। सो एक ऐसा कल्चर बनेगा फियर का जहाँ पे लोग जो हैं वेयर पीपल सेल्फ सेंसर टू अवॉइड कॉन्सिक्वेंसेस। लोग खुद ही उन चीज़ों को नहीं लिखेंगे ताकि कॉन्सिक्वेंसेस अवॉइड कर सकें। तो एक डर का कल्चर बनता है सेंसरशिप से। बट हाउ सेंसरशिप मे नॉट ऑलवेज नेगेट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब आपको ये पॉइंट भी समझने हैं, ठीक है। तो देखो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो बहुत ज़रूरी हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि गवर्नमेंट्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल कोई एक्सप्रेशन के नाम पे हेट स्पीच दे रहा है या वॉयलेंस, कोई दंगे भड़का दे, तो भाई ऐसे में तो वो गलत है ना। सेंसरशिप तो वहाँ तो होनी चाहिए, तो ताकि सोसाइटी को नुकसान ना पहुँचे। और वहीं है प्रिवेंट्स मिस इन्फॉर्मेशन। कई लोग होते हैं ना गलत इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं इंटरनेट पे, तो सेंसरशिप इस चीज़ को ख़त्म कर देता है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, प्रोपोगेंडा स्प्रेड ना हो जिससे कोई नुकसान पहुंचे। फॉर एग्जांपल सेंसरिंग फेक न्यूज़ अबाउट अ पेंडेमिक कैन प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। कोई होता था भाई कोविड के टाइम पे ये कर लो वो कर लो इससे कोविड नहीं होगा, तो ये क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। प्रोटेक्ट्स वल्नरेबल ग्रुप्स। होता क्या है, सर्टेन कंटेंट सच एज चाइल्ड पोर्नोग्राफी और वायलेंट प्रोपोगेंडा इज सेंसर्ड। ये चीज़ें सेंसर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये मतलब अगर ऐसे ओपनली ये सब चल रहा है तो ये बहुत गलत है। कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं कि भाई आपको कैसे कम्युनिटी में रहना है सही से, तो कुछ चीज़ें तो सेंसर होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस टाइप ऑफ सेंसरशिप अलाइंस विद सोसाइटल वैल्यूज़ एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ सेंसरशिप बहुत अच्छी बात है। कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी के अंदर आता है कोई ऐसी सोसाइटी है जहाँ बहुत सारे कल्चर्स के लोग रहते हैं, तो सेंसरशिप मे बी यूज टू अवॉइड ऑफेंडिंग रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स। हो सकता है एक रिलीजन का बंदा दूसरे रिलीजन के ऊपर कुछ गलत पोस्ट कर दे और उससे दंगा भड़क जाए, तो ऐसे में सेंसरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग एकदम म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की और अच्छे से रहें। तो अब आप इसको बैलेंस कैसे करोगे, ठीक है, फ्रीडम और सेंसरशिप को। तो देखो, लिमिट्स को सही से डिफाइन करो। सेंसरशिप शुड बी बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड लॉज एंड क्राइटेरिया। अच्छे लॉज बनाकर सेंसरशिप के लॉज लाओ। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से आप किसी को भी मतलब सेंसर कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस बैनिंग हेट स्पीच इज रीजनेबल बट साइलेंसिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन इज नॉट। आप अगर हेट स्पीच को बैन करते हो वो अच्छी बात है, बट अगर कोई आपके अगेंस्ट अपोजिशन में, आप उसको नहीं साइलेंस कर सकते। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजंस, यानी कि अथॉरिटी शुड एक्सप्लेन कि वो सेंसर क्यों कर रही हैं, ट्रांसपेरेंसी हो ताकि लोगों को समझ आए। तीसरा है जुडिशियल ओवरसाइट। जो डिसीजंस हैं सेंसरशिप के शुड बी सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय इंडिपेंडेंट बॉडीज सच एज कोर्ट टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर्स। तो जो सेंसरशिप हो रही है उसका डिसीजन फाइनल एक रिव्यू करने के लिए कोर्ट के पास भी जाना चाहिए। ऐसा ना हो कोई गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए कोई चीज़ सेंसर कर रही हो। फिर है एनकरेज डिबेट। सो इंस्टेड ऑफ आउटराइट सेंसरशिप, गवर्नमेंट्स कैन प्रमोट ओपन डिबेट्स एंड डिस्कशंस टू काउंटर हार्मफुल आइडियाज़ विद बेटर वंस। ठीक है, तो डिबेट को इनकरेज करो, सेंसर चीज़ें मत करो, ठीक है। डिबेट्स करवाओगे तो अच्छी बात है। तो ये चीज़ें इसमें आएंगी। अगला टॉपिक है, शॉर्ट नोट में आ सकता है, ठीक है। लास्ट तो वो लॉन्ग वाला था, शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन है ये करवा देता हूँ आपको मैं। तो इसमें है सिविल सोसाइटी। तो सबसे पहले है सिविल सोसाइटी रेफर टू द स्पेयर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या एसोसिएशंस होती हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। और
इसमें क्या है, इट एक्ट्स एज अ स्पेस वेयर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर, अपनी मर्जी से लोग आते हैं जिनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कुछ कॉजेज होते हैं, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ को लेकर, ठीक है। तो इसमें आप देखो सबसे पहली चीज़ है जो सिविल जो सोसाइटीज़ होती हैं इसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, मेंबरशिप जो है वो आपकी विल के ऊपर है, आपको ज्वाइन होना है तो ठीक है, नहीं होना इट्स ओके। इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टेट, अब ये एकदम ऑटोनमसली ऑपरेट होते हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। इसमें एनजीओज भी आते हैं, एडवोकेसी ग्रुप्स आते हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर है पब्लिक इंटरेस्ट फोकस। ये बेसिकली जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करती हैं, लाइक ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को उठाना, एनवायरनमेंट इश्यूज़ को उठाना, एजुकेशनल इश्यूज़ को उठाना, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को उठाना। सो सिविल सोसाइटी के फंक्शंस हैं, सबसे पहला काम है एडवोकेसी, यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना। फिर दूसरा है सोशल सर्विस डिलीवरी, यानी कि अपनी पूरी सपोर्ट देना, एक तो हेल्थ केयर के उसमें एरिया में, एजुकेशन में, और डिज़ास्टर अगर कहीं पे कुछ ऐसा हुआ है रिलीफ के लिए वहाँ कुछ कर सकते हो तो ये लोग हमेशा आते हैं। डेमोक्रेटिसाइजेशन, यानी कि इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल बने, ट्रांसपेरेंसी आए, ठीक है, और अच्छी गवर्नेंस हो, इसके लिए लगातार अवेयर करना लोगों को और गवर्नमेंट को। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अब मान लो कि किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उसको अच्छे से मतलब डायलॉग्स करवाना और बातचीत करके किसी तरीके से एक तो उसको पीसफुली शांत करना, ये सिविल सोसाइटी के काम होते हैं। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।